हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं ग्रेजुएशन के AEC यानी अल्टरनेटिव इंग्लिश के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सकें। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हां, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हां दोस्तों, मैंने सभी चैप्टर्स के प्रश्नों के उत्तर भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नैरेटर हमें सबसे पहले अपनी दादी, मैटरनल ग्रैंडमदर के बारे में बताता है। वो कहता है कि काश तुम लोग मेरी दादी को जानते। और इस तरह कहने से हमें पहली ही लाइन में ये समझ आ जाता है कि नैरेटर अपनी दादी से कितना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड था। उसकी दादी एक विडो थी जिसके हस्बैंड मार्टिन डरमोडी की डेथ हो चुकी थी और वो टिपरेरी के एक हिली एरिया में अपना फार्म संभालती थी। ये जगह नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई थी, सनलाइट, फर्टाइल लैंड और लश ग्रीन घास से। नैरेटर कंपेयर करता है कि उसका अपना घर जो कैरी में समुंदर के पास था, उस जगह की जमीन साल्टी और बेकार थी। उसे हर साल गर्मियों की छुट्टियां दादी के यहां बिताना अच्छा लगता था क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट काम और फर्टाइल था, जबकि उसके अपने घर में हर तरफ समुंदर की कड़वाहट थी। नैरेटर बताता है कि दादी के फार्म के रास्ते के किनारे भी इतनी घास होती थी जितनी उनके कैरी के 12 फील्ड्स में नहीं होती थी। इससे फार्म की उपजाऊ जमीन और दादी के हार्डवर्क का अंदाजा मिलता है। फार्म में कंट्रोल दादी के हाथ में था, भले ही उसका बेटा अंकल कॉन शादीशुदा था। ये बात ये दिखाती है कि दादी एक स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेटिव वुमन थी जो विडो होने के बाद भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी। जब अंकल कॉन का पहला बच्चा पैदा होता है, नैरेटर उस समय को याद करता है। वो बताता है कि टाइम कितनी तेजी से बीत गया क्योंकि वही बच्चा अब एक नन बन चुकी है और सेशेल्स आइलैंड में है। फिर वो आंट एनी का जिक्र करता है जो एक सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल नेचर की लड़की थी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि दादी पूरा कंट्रोल संभाल रही है क्योंकि वो खुद जिम्मेदारी लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी। दादी के नेचर को देखते हुए ये वैसे भी ठीक था। फिर नैरेटर एक इमोशनल मोमेंट याद करता है जब उसके दादा मार्टिन डरमोडी की डेथ हो गई थी और उनका घोड़ा बिना किसी गाइड के उनका डेड बॉडी लेकर फार्म में आ गया था। उस पल ने दादी के दिल को पठार बना दिया क्योंकि उसके कंधों पर अब 6 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी, 5 लड़कियां और 1 लड़का कौन। पर उसने कभी गिव अप नहीं किया। उसने दुनिया का सामना हिम्मत से किया और अपने सभी बच्चों की अच्छी तरह परवरिश की। लेकिन नैरेटर मानता है कि दादी बहुत हार्ड थी, इमोशनली टफ, डिसिप्लिन में सख्त, पर अंदर से स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल। नैरेटर अपनी दादी के नेचर और पर्सनालिटी को सिंबॉलिकली डिस्क्राइब करता है। जब वो रेस मीटिंग में एक जॉकी का क्रॉप उठाता है, क्रॉप मतलब एक छोटी छड़ी जो जॉकीज यूज करते हैं, तो उसे अपनी दादी याद आ जाती है। फिर वो एक फिशिंग एक्सपीरियंस याद करता है जब उसने एक 22 पाउंड का सैल्मन पकड़ा था जिसे एक कैसल कॉर्नल ग्रीन हर्ट रॉड से बांधा गया था। ये रॉड भी उसे दादी की याद दिलाती है। ये कंपैरिजन्स बताते हैं कि नैरेटर की दादी भी उन चीजों की तरह स्ट्रॉन्ग थी, फ्लेक्सिबल थी, पर फ्रेजाइल नहीं थी। मतलब वो झुक सकती थी पर टूटती नहीं थी। आगे नैरेटर कहता है कि अब उसे अपनी दादी का चेहरा
या एग्जैक्ट शक्ल याद नहीं रहती, लेकिन उसका सख्त और सीरियस पर्सनैलिटी उसके जहां में बिल्कुल क्लियर है। अब बड़े होने के बाद नैरेटर उन बातों को समझ पाता है जो बचपन में उसके लिए कंफ्यूजिंग थी, जैसे कि दादी का प्यार दिखाने का तरीका। वो कहता है कि दादी उसके लिए एक ब्लैक अफेक्शन रखती थी, यानी प्यार था, पर उस प्यार में गर्माहट या सॉफ्टनेस नहीं थी। फिर एक छोटी सी याद नैरेटर को हमेशा के लिए याद रह गई है। जब एक आदमी ने उसे रास्ता चलते वक्त पूछा कि क्या वो मार्टिन डरमोडी का पोता है, तो नैरेटर ने गर्व के साथ हाँ कहा। उस आदमी ने उसे एक शिलिंग दिया और पूछा, तुम्हारा नाम मार्टिन है? लेकिन नैरेटर ने जवाब दिया, नहीं, मेरा नाम कौन है, मेरे अंकल कौन के नाम पर। ये इनोसेंस और ऑनेस्टी सुनकर दादी ने थोड़ा सा वार्म लाफ दिया, जो बहुत रेयर मोमेंट था। अंकल कौन ने भी उसे प्यार से क्लेवर कैरी रास्कल कहा। ये मोमेंट नैरेटर के लिए प्राइसलेस बन गया। उसके बाद नैरेटर एक और मेमोरी के बारे में बताता है जो बहुत इमोशनल और रिमार्केबल थी, लेकिन उस वक्त उसे वो सब ऑब्सीन लगा, मतलब अस्वच्छ या इनएप्रोप्रिएट, क्योंकि वो बच्चा था और समझ नहीं पाया। आज बड़े होने के बाद उसे लगता है कि वो मोमेंट सिर्फ पैथेटिक, दुख भरा था, नफरत या बीजाटी वाला नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है। नैरेटर याद करता है एक दिन जब वो हेफ्लोट घासधंस ले जाने वाली गाड़ी के पीछे बैठा होता है। उसके पैर लटक रहे होते हैं और वो घास में पड़ती सनलाइट देख रहा होता है। सर्वेंट बॉय और एक पड़ोसी हे को ऊपर डाल रहे होते हैं और नैरेटर की दादी ऊपर खड़ी होकर लाइटर ट्रसेस, हल्के घास के बंडल फोक कर रही होती है। इस डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि दादी ओल्ड होने के बाद भी फिजिकली काम करती थी, मतलब वो एक बहुत हार्ड वर्किंग और डिटरमिन्ड औरत थी। तभी कुछ अजीब होता है, फ्लोट रुक जाता है और लोग काम करना बैंड कर देते हैं। नैरेटर देखता है कि दादी जमीन पे खड़ी है, स्टैक को कोल्ड कैलकुलेटिंग आईज से देख रही है। फिर दादी कामली अनाउंस करती है, ड्रॉ इन नो मोर हे कौन, आई हैव लॉस्ट माई वेडिंग रिंग। ये मोमेंट इमोशनली पावरफुल है। एक स्ट्रॉन्ग और टफ वुमन जैसे कि नैरेटर की दादी, जो कभी अपने इमोशंस ओपनली नहीं दिखाती थी, अब उसकी आंखों में चिंता है। जब अंकल कौन कहता है, बट आई थॉट यू हैड अ कीपर, तो दादी बताती है कि कीपर मीन्स रिंग के ऊपर पहना जाने वाला सुरक्षा रिंग भी खो गया है, उसके हाथ पटले हो गए हैं, इसलिए रिंग निकल गई। ये लाइन दादी के बुढ़ापे और श्रंक बॉडी का सटल इंडिकेशन है। फिर दादी कहती है कि शायद वो अंगूठी मिडिल पिलर के स्टैक में गिर गई है। वो तय कर लेती है कि उन्हें वो अंगूठी वापस चाहिए, चाहे इसके लिए कितना भी मुश्किल क्यों न झेलना पड़े। जब अंकल कौन धीरे से कहते हैं, तुम्हारे पास एक बड़ा काम है माँ, तो वो बस ये बता रहे होते हैं कि ये काम आसान नहीं होगा। लेकिन दादी हार नहीं मानती। वो सर्वेंट बॉय और पड़ोसी को एक दूसरा काम सौंप कर अलग कर देती है, ताकि वो पूरा ध्यान केवल अंगूठी ढूंढने में लगा सके। जब अंकल को सुझाव देते हैं कि हम दूसरा पिलर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दादी सख्ती से कहती है, नहीं, मैं मिडिल पिलर से ही घास उस तरफ डालूंगी। इसका मतलब यह है कि दादी किसी भी हाल में समझौता करने वाली महिला नहीं थी, अपने फैसले पर अडिग थी, चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत क्यों न करना पड़े। उस दिन शाम 4 बजे तक काम खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद दादी ने घास के आइडल पिलर, जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, में अपनी वेडिंग रिंग ढूंढना शुरू किया। वो चारों हाथ पैरों पर बैठकर हर एक घास के टुकड़े को ध्यान से देख रही थी। अंकल को ने मुझे वहां से हटा दिया, क्योंकि हम जानते थे कि दादी शाम 6 बजे के बाद काम बंद कर देती थी। ये उनका सख्त नियम था, 6 to 6, यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही काम। ये सब सोमवार को हुआ था। मंगलवार को मैंने और अंकल को ने दादी को मदद की पेशकश की, जब वो फिर से घास में अंगूठी ढूंढ रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने मदद की और अंगूठी नहीं मिली, तो उनके मन में शक रह जाएगा कि हमने ढंग से नहीं ढूंढा। इस वजह से उन्हें तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो खुद हर जगह खोज न ले।
दादी ने मंगलवार को दिन भर बिना रुके काम किया, सिर्फ खाने के लिए रुकी और फिर ठीक 6 बजे काम बंद किया। बुधवार को भी पूरा दिन अंगूठी ढूंढती रही। हम कभी कभी जाकर पूछते कि उन्हें अंगूठी मिली या नहीं। शाम को उनका चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। गुरुवार को दादी और ज्यादा थकी और परेशान दिख रही थी। खाना खाने में भी उनका मन नहीं लग रहा था, जैसे उनके मुंह में धूल भर दी गई हो। हम दिन में कई बार उनके लिए चाय या नाश्ता ले जाते रहे। शुक्रवार तक पूरा घर चिंता में था। अंकल को ने खाने के समय दादी से नरमी से कहा कि इस सब के कारण हमारा बाकी काम बहुत पीछे चला गया है। दादी ने सिर्फ 3 बार बोला, आई नो सन, आई नो सन, आई नो, जैसे अपने दुख में डूबी हुई हो। शनिवार तक सभी लोग मानसिक रूप से थक चुके थे। शाम 3 बजे के आसपास दादी को कीपर मिल गया। कीपर, एक रिंग जो वेडिंग रिंग को पकड़ कर रखती है। लेकिन जब दादी ने फिर से घास में खुदाई शुरू की तो हम समझ गए कि उन्हें केवल कीपर मिला है, रिंग नहीं। इसलिए हम बाहर नहीं गए, बस इंतजार करते रहे। शाम 6 बजे दादी अंदर आई और बताया कि उन्हें कीपर मिल गया। चाय पीने के बाद भी वो चैन से नहीं बैठी, घर के अंदर टहलती रही। फिर अचानक बोली, लॉज वर मेड टू बी ब्रोकन, और फिर से हेश चली गई। ढलती शाम में उन्होंने लालटेन जलाया और अपनी तलाश जारी रखी। किसी ने उन्हें रोका नहीं, कुछ कहा भी नहीं। रात के 12 बजे के आसपास दादी की आहट सुनी। बिल्कुल अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उन्होंने पहले लैंटर्न की कैंडल बुझाई, फिर बोली, आई फाउंड इट। उनके चेहरे से थकान और ठंडक साफ दिख रही थी। उन्होंने रिंग को उसके कीपर के अंदर पहन रखा था और अपनी उंगलियों से बार बार उसे घुमा रही थी। अचानक जैसे उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ उनके इमोशंस को जाहिर कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथों को एप्रन के नीचे छुपा लिया। फिर अचानक उनके दोनों हाथ उनके चेहरे तक उठे और उनका चेहरा हाथों से मिल गया। उन्होंने जोर से कहा, ओ मार्टिन, मार्टिन, उनके मर चुके पति का नाम। और फिर वो जोर जोर से रो पड़ी, जैसे तेज बारिश होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।